नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में अध्ययनरत थे। हमारा विषय चल रहा था प्रधानमंत्री। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे भाई, काफ़ी लंबा हो गया है थोड़ा प्रधानमंत्री। और हमने पीछे की क्लास में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हम हमारे जो अंतिम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके बारे में अध्ययन करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और इनका शासनकाल 2014 से शुरू हुआ और ये वर्तमान तक, ये भी दूसरे कार्यकाल के रूप में अब वर्तमान में कार्य कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके बारे में सबसे पहली बात, इनको भाई भारत में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विकास पुरुष की छवि के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। और इनका जो जन्म दिवस है इनका जन्म कब हुआ? 17 सितंबर 1950 को वडनगर, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वडनगर गुजरात में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। 17 सितंबर 1950 को विकास पुरुष की छवि रखने वाले प्रधानमंत्री। तो आप इनके बारे में कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में जन्मे। कोई भी प्रधानमंत्री पहले ऐसा नहीं था जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ हो। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे एकमात्र प्रधानमंत्री कौन? श्रीमान नरेंद्र मोदी। इनका जन्म गुलाम भारत में नहीं होकर आज़ाद भारत में हुआ भाई। और इनके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये 12 वर्ष तक क्या रहे? गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लगातार 12 वर्ष गुजरात के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। और 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी थी उसको 282 सीटें मिली। कितनी? 282 सीटें मिली। तो ऐसा 1984 के बाद में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो लोकसभा में। बीजेपी को मिला, 282 सीटें मिली। आपको पता है 1984 में चुनाव हुए थे राजीव गांधी की हत्या के बाद में, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 1984 दिसंबर में चुनाव हुए। और उसमें राजीव गांधी तत्समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनके नेतृत्व में पहली बार 415 सीटें आई थी, 50% वोट मिले थे कांग्रेस को। उसके बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को क्या मिला? पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 282 सीटें मिली। और अपने शपथ ग्रहण में 2014 में शपथ ग्रहण हुआ इनका। तो शपथ ग्रहण में इन्होंने सार्क देशों को क्या किया? आमंत्रित किया। सार्क देशों को आमंत्रित, जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं उनको आमंत्रित किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है भाई। पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया लेकिन नहीं आ पाए वो। तो शपथ ग्रहण में सार्क देशों को इन्होंने क्या किया था? आमंत्रित किया था। उसके बाद में इनकी जो प्रथम विदेश यात्रा है, पहले कार्यकाल में इनकी प्रथम विदेश यात्रा वो रही भूटान देश की। प्रथम विदेश यात्रा कौन से देश की रही? भूटान की। यानी पहली बार इन्होंने कौन से देश की विदेश यात्रा की? तो भूटान की थी पहले कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल की बात हम आगे करेंगे। और इन्होंने, आपको पता है, 2 नीतियों का प्रतिपादन किया। तो एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल दिया है इन्होंने और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या किया था इन्होंने, प्रतिपादन किया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र हैं उनके साथ में मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया। और इसके अलावा नेबर्स फर्स्ट, इसको हिंदी में पड़ोस पहले, नीति का क्या किया, प्रतिपादन। तो दो नीतियां इनके द्वारा लागू की गई, एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व में काम करो, और दूसरी नेबर फर्स्ट, पड़ोस पहले की नीति। ये दोनों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्धारित की गई हैं। इनके शासनकाल की अगली बात करें तो इनके शासनकाल में 121वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। 121वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और इसके अंतर्गत 99वां संविधान में 99वां अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किया गया। 99वां संविधान संशोधन किया गया और इसके लिए किसके लिए इसका ये बिल लाया गया था, किस उद्देश्य के कारण इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका गठन करने के लिए भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 99वां संविधान संशोधन किया गया। भाई अधिनियम हो गया, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति के समय जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें बदलाव करने के लिए, कॉलेजियम व्यवस्था में या प्रणाली में बदलाव कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया कि इसके माध्यम से ही अब जो न्यायाधीश हैं उसको नियुक्त किया जाएगा, उनका चुनाव किया जाएगा। इसको फिर 2015 में इसको क्या दी गई, चुनौती दी गई। इसको 2015 में चुनौती दी गई और उसके बाद में 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया भाई, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इस प्रकार का जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ये सही नहीं है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया, संविधान के अनुरूपों के को ध्यान में रखते हुए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ध्यान रख लेंगे 121वां संविधान संशोधन विधेयक बिल लाया गया, इसके अंतर्गत 99वां संविधान संशोधन विधेयक 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन करने को मंजूरी मिल गई। कॉलेजियम प्रणाली में इसके द्वारा बदलाव किया जाना था, लेकिन इसको 2015 में जब चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया भाई, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और आपको पता है 119वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया था। संविधान संशोधन विधेयक 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इसके अंतर्गत 100वां संविधान संशोधन किया गया। भाई संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और इसके अंतर्गत जो बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता
भूमि सीमा समझौता निर्धारित किया गया, उसको लागू किया गया। भारत के 111 जो क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को सौंप दिए गए और 51 क्षेत्र किधर आ गए, भारत में आ गए थे बांग्लादेश के। और इसके अंतर्गत भारत की जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, उनकी सीमा में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया। सीमा में क्या किया गया भाई, परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमा में क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो 100वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसके लिए संसद में जो बिल लाया गया था वो कौन सा था, 119वां। और बांग्लादेश के साथ में LBA यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया। इनके शासनकाल की जो अगली बात है, इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इन्होंने नीति आयोग, एक संवैधानिक संस्था का गठन किया। मंत्रिमंडल की प्रस्ताव के आधार पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या बना दिया गया भाई, नीति आयोग का गठन कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। और इस नीति आयोग का जो गठन हुआ मंत्रिमंडल की प्रस्ताव के आधार पर हुआ। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग को खत्म करने का, नीति आयोग का गठन करने का जो काम था वो भी किसका था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद में इनके शासनकाल की जो अगली बात है वो ये है भाई, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकवादी संगठन है भाई, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने प्रातः 5:30 बजे उरी कैंप पर क्या कर दिया भाई, आतंकवादी हमला कर दिया। आतंकवादी हमला कर दिया। बात है कब की, 18 सितंबर 2016 की। जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में, भारतीय सेना के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने तड़के 5:30 बजे हमला कर दिया। और इसके जवाब में फिर भारतीय सेना के द्वारा 28-29 सितंबर को क्या की गई थी, भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों के जो ठिकाने थे वो ध्वस्त कर दिए गए। आतंकवादियों के ठिकाने क्या कर दिए गए भाई, नष्ट कर दिए गए। ये क्रेडिट मिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 18 सितंबर को जब उरी कैंप पर हमला हुआ तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। और जो POK क्षेत्र है उसमें, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो भाग है, उसमें घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था भारतीय सेना ने। ये कामकाज हुआ कब, 2016 में। और 2016 में फिर आपको पता है 8 नवंबर 2016 को भारत में क्या की गई भाई, नोटबंदी। क्या की गई, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई। शाम के समय कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कि आज रात 8 बजे के पश्चात जो 500 और 1000 के नोट हैं, 500 और 1000 के नोट हैं, वो मात्र कागज की रद्दी के समान हो जाएंगे। और इनको बदलवाने के लिए फिर बैंकों में एक लंबी लाइनें भी लगाई गई थी भाई। काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी इस बात की
लेकिन ये आप ध्यान रखें, नोटबंदी की घोषणा भारत में दूसरी बार नोटबंदी हुई। पहली बार मोरारजी देसाई के समय हुई थी, दूसरी बार नरेंद्र मोदी के समय हुई 2016 में। 500 और 1000 रुपये के नोट क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। 1000 रुपये का नोट तो बंद कर दिया गया, इसके स्थान पर 2000 का नोट चलाया गया और 500 का नया नोट प्रचलन में आ गया। उसके बाद में आगे बात करें तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या लागू हो गया भाई, जीएसटी लागू हो गया। और इसके लिए आपको पता है भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी काउंसिल का भी गठन किया गया था, जिसका प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। वो भी ध्यान रख लें, साथ में ही याद हो जाएगा, कोई विशेष बातें नहीं है। उसके बाद में अगर और बात करें, जीएसटी लागू हो गई, इनके शासनकाल की जो अगली बात है भाई, वर्तमान समय में आपको पता है 2019 में ये कामकाज हुआ। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में एक बिल लाया गया, संसद में बिल लाया गया। 5 अगस्त 2019 को देश के जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ ये। और उसके पश्चात जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, इसको धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार थे, धारा 370 या अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो विशेष अधिकार थे, जो 35A था, वो क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया। 35A वो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अनुच्छेद 35A को भी समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर को के 2 भाग बना दिए गए, जम्मू कश्मीर के 2 भाग बनाए गए भी। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दूसरा क्या बना दिया गया, लद्दाख। और इन दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और क्या बना दिया गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष अधिकार प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत, 35A के तहत, वो समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया, जम्मू कश्मीर एक तरफ और दूसरी तरफ लद्दाख को, और दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार का जो ये प्रावधान है वो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, लागू हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रावधान क्या हो गया, लागू हो गया। उसके बाद में इनके शासनकाल की जो अगली बात है वो आप ध्यान रखेंगे भी, जनवरी 2019 में इन्होंने सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या दिया, आरक्षण। तो सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया। 12 जनवरी 2019 को ये विधेयक पारित हो गया था भाई। 103वां संविधान संशोधन किया गया और कितना, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।
उसके बाद में आगे बात करें तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में पुनः भाई सीआरपीएफ की जो काफिला जा रहा था बसों का, उस सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी था जो 200 किलो आरडीएक्स के साथ में आया और आत्मघाती यानी जो बस थी उससे भिड़ंत हुई और उसके पश्चात इसमें लगभग 40 से ज़्यादा लोग जो सैनिक थे हमारे सीआरपीएफ के वो मारे गए थे भाई। आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था ये। और इस पुलवामा हमले में इसका जवाब देने के पश्चात हमारी भारतीय सेना के द्वारा 26 फरवरी, कब की बात है, 26 फरवरी 2019 को क्या किया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक क्या की गई भाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई और आतंकवादियों के जो कैंप थे उसको तबाह किया गया। तो पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया गया था। इसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। एक आत्मघाती बम विस्फोट के द्वारा एक गाड़ी थी वो अति संवेदनशील इलाके में आ गई और जहां से बसें गुजर रही थी उसे भिड़ंत हुई और उसके पश्चात खुद को उड़ा दिया गया और इसमें हमारे सेना के जवान मारे गए थे भाई। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना को ये कदम उठाना पड़ा था। ये भी बात है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की, तो यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी बालाकोट एयर स्ट्राइक के पश्चात आपको पता है भारत के जो विंग कमांडर थे अभिनंदन, वो पाकिस्तान चले गए थे। गलती से जो उनका विमान था वो पाकिस्तान की सीमा में उतरा, उसके पश्चात उनको पकड़ लिया गया था और भारतीय जो सरकार थी उसके दबाव के कारण फिर जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो पुनः भारतीय सरजमी पर लौटकर आ गए थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अभी। उसके बाद में इनकी ये भी ध्यान रखें, दूसरे कार्यकाल की प्रथम विदेश यात्रा, दूसरे कार्यकाल की प्रथम विदेश यात्रा ये रही मालदीव की। कौन से देश में गए थे, मालदीव। और मालदीव से फिर ये सीधे गए थे कहाँ पर, श्रीलंका। कहाँ गए थे, श्रीलंका। पहली मालदीव, दूसरी श्रीलंका, तो ये ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी जी की पुस्तकें भी ध्यान रखें आप, रचनाएं, पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो एग्जाम वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चित है भाई। परीक्षा काल के दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, इस तनाव को दूर करने के लिए बच्चों को सलाह देने के दृष्टिकोण से इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एग्जाम वॉरियर्स। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है ज्योतिपुंज। एक पुस्तक का नाम है साक्षी भाव। सोशल हार्मोनी। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। एग्जाम वॉरियर्स और ज्योतिपुंज विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। किसकी पुस्तकें हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इनके शासनकाल के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है। बाकी आप लोग रोजाना अखबार पढ़ें, करंट में जो भी जानकारियां आती हैं, जो भी बातें इनके शासनकाल से संबंधित ही होंगी भाई, क्योंकि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री टॉपिक चल रहा था और आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे भाई। 2014 से इनका कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं। भारत के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। तो आज़ाद भारत में जन्मे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे भाई। 12 वर्ष तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 3 बार 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके नेतृत्व में पहली बार किसी पार्टी को बहुमत मिला। बीजेपी पार्टी को 282 सीटें मिली और दूसरे कार्यकाल में भी भाई 303 सीटें मिली हैं। गठबंधन को 355 सीटें मिली हैं। तो उसके पीछे जो करिश्मा है, वो जादू है, वो नरेंद्र मोदी का ही माना जाता है। इन्होंने अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों
के प्रमुखों को आमंत्रित किया। पहली विदेश यात्रा पहले कार्यकाल में भूटान की रही। एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया। नेबर फर्स्ट पॉलिसी चलाई। 121वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, जिसके अंतर्गत 99वां संविधान संशोधन किया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने के उद्देश्य से। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब इसको चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। बांग्लादेश के साथ में भूमि सीमा समझौता किया इन्होंने। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और जब भारतीय सेना के उरी कैंप में हमला हुआ तो इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये भी प्रमुख ध्यान रखेंगे। उरीदय सर्जिकल स्ट्राइक नाम से एक मूवी भी आ चुकी है, वो भी देखें आप। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई। भारत में दूसरी बार नोटबंदी हुई। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। जीएसटी लागू हुआ भारत में। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए गए और जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और ये प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया। और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने हेतु 103वां संविधान संशोधन किया गया जनवरी 2019 में। 12 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति भी मिल गई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। 26 फरवरी 2019 को। और दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा मालदीव की रही। और प्रमुख इनकी पुस्तकें आपके सामने हैं। एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, साक्षी भाव और सोशल हार्मनी। यह आपका प्रधानमंत्री जो टॉपिक है, विषय है, वो दोस्तों पूर्ण होता है। अब हम प्रधानमंत्री के साथ में कई बार देखते हैं आप लोग उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री के बारे में ध्यान रखें। उप प्रधानमंत्री का संविधान में, इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं। यह एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद होता है। इसको जो वेतन मिलता है वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मिलता है कि मंत्री का पद। तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इस पद का राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण करने हेतु इस पद का क्या किया जाता है भाई, गठन किया जाता है। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि कई बार किसी पार्टी में एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं प्रधानमंत्री के, तो सभी तो प्रधानमंत्री बनाए नहीं जा सकते। इसके कारण क्या बना दिए जाते हैं भाई, जो प्रमुख दावेदार होता है उसको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री के अलावा नीचे काम करते हैं उप प्रधानमंत्री। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इस प्रकार के पद का। कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद होता है एक, और इसको वेतन भी उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, कैबिनेट मंत्री के रूप में ही वेतन मिलता है। और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा राजनीतिक स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति हेतु इस पद का गठन किया जाता है। और मान लीजिए प्रधानमंत्री क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, या प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो क्या उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य करेगा? सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की किसी कारणवश क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उप प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सकता। उप प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है भाई, समाप्त हो जाती है। मंत्रिपरिषद की क्या हो जाती है, कार्य मृत्यु। मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, मंत्रिपरिषद की कार्य मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो उप प्रधानमंत्री है वो भी किस में शामिल होता है, मंत्रिपरिषद में ही शामिल होता है। तो यह आपको विशेष रूप से बात ध्यान में रखनी है। भारत में अभी तक कई लोगों को भाई प्रधानमंत्री का दावेदार होने के कारण उप प्रधानमंत्री बनाया गया, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इस कारण हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहे और उन किनके शासनकाल में उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था।
तो भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री बने वो जाहिर सी बात है सब लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने। कब? 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक ये भारत के क्या रहे भाई, उप प्रधानमंत्री रहे। 1947 से 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल नंबर 1 पर। और उस समय आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 वर्ष तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नंबर 2 पर जो उप प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई 1967 से लेकर 1969 तक भारत के क्या रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय भारत के 2 वर्ष तक उप प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी देसाई, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में काफ़ी अग्रणी थे। इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो इनको क्या बना दिया गया, फिर उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद में अगले जो उप प्रधानमंत्री आएंगे वो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। संयुक्त रूप से जब जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, आपातकाल के पश्चात जब चुनाव होते हैं तो उसमें जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आती है, तो एक साथ कई दावेदार थे भाई प्रधानमंत्री पद के, लेकिन प्रधानमंत्री जो बनने का गौरव मिला, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे और दावेदार अग्रणी थे भाई मोरारजी देसाई। ये देश के प्रधानमंत्री बने, ये व्यक्ति भी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन इनको फिर क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 77 से 79 तक चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम देश के क्या रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में आगे बात करें नंबर 4 पर जो देश के उप प्रधानमंत्री बनेंगे वो कौन बनेंगे, वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान क्या बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने मात्र कुछ समय के लिए, जब तक चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और वाई.वी. चौहान कांग्रेस पार्टी के नेता थे और ये उप प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे, ये देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में नंबर 5 पर जो व्यक्ति आएंगे उप प्रधानमंत्री के तौर पर वो आएंगे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ये 1989 से 1990 तक, और इस समय अगले भाई नंबर 6 पर भी चौधरी देवीलाल ही रहेंगे 1990 से 1991 तक। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जरूर बदल जाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे चंद्रशेखर जी। तो दोनों प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में चौधरी देवीलाल देश के क्या रहे भाई, उप प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद में नंबर जो अगला आता है आपका वो लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये 2002 से 2004 तक देश के क्या रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। ये लीजिए, और कोई विशेष बातें नहीं है उप प्रधानमंत्री के बारे में, ऐसे किसी पद का कोई उल्लेख भी नहीं है। एक बार पुनः देख लो।
उप प्रधानमंत्री की बात हम कर रहे थे कि संविधान में ऐसे पद का कोई उल्लेख नहीं है। कैबिनेट स्तर के मंत्री का एक पद होता है और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस प्रकार के पद का सृजन किया जाता है। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है, प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो उप प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है कि मंत्रिपरिषद की कार्य मृत्यु हो जाती है भाई। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जब मुखिया ही हट जाएगा तो उप प्रधानमंत्री कहाँ से कार्य करेगा, जाहिर सी बात है। आज तक भारतीय इतिहास में कुछ उप प्रधानमंत्री रहे हैं भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई बने दूसरे इंदिरा गांधी के समय, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम संयुक्त रूप से उप प्रधानमंत्री बने थे जब देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। YV चौहान उप प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह के समय। चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे VP सिंह और चंद्रशेखर जी के समय। और उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम भारत के उप प्रधानमंत्री रहे 2002 से 2004 तक, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। ये प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री से संबंधित जो विषय था हमारा दोस्तों वो कंप्लीट होता है। उसके पश्चात हम आगे शुरू करते हैं। एक पद और आता है भाई भारतीय संविधान में, महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसको भी हम देख लेते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी को आप अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जान सकते हैं। इसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और महान्यायवादी इस पद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। महान्यायवादी के बारे में आप ध्यान रखेंगे भाई, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सबसे बड़ा क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो ये महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कौन होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अब देखिए महान्यायवादी के बारे में, जिस प्रकार से महान्यायवादी पद पूरे देश में काम करता है उसी प्रकार से एक राज्य में काम करता है महाधिवक्ता। केवल उसके कार्यों में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है भाई। जो देश में काम करेगा महान्यायवादी वो एक राज्य में काम करेगा महाधिवक्ता। केवल आर्टिकल का फर्क है, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में मिलेगा आपको। वही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सबसे पहले आप देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पर बैठता है तो सबसे पहले उसके पास में क्या होनी चाहिए, योग्यता। क्या होनी चाहिए, योग्यता। तो योग्यता क्या होगी भाई, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता। वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान क्या रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और इसके अलावा योग्यता के बाद में इसकी नियुक्ति होती है भाई। क्या होती है, नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस बात का जो उल्लेख है, योग्यता और नियुक्ति, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 सब क्लोज 1 में है भाई। स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अर्हित होने के लिए जो व्यक्ति महान्यायवादी बनने जा रहा है उसके पास में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ही राष्ट्रपति क्या करेगा, महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो ये दोनों बातें लिखी हुई हैं अनुच्छेद 76(1) में, यानी योग्यता हो गई, नियुक्ति हो गई। उसके बाद में शपथ। तो शपथ तो जाहिर सी बात है, जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो शपथ भी कौन दिलाएगा,
राष्ट्रपति दिलाएंगे। शपथ के बाद में क्या होता है भाई? कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। शपथ के बाद में क्या होगा? कार्यकाल होगा। और ये कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है भाई, कार्यकाल इसका क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। इसका कार्यकाल क्या होता है? एक तरह से कह देंगे अनिश्चित, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। महान्यायवादी का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। और इसको वेतन, तो वेतन भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के जो इनका जो उल्लेख है कार्यकाल और वेतन का, इसका जो उल्लेख आपको मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(4) में। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधारित वेतन ग्रहण करेगा। यानी इसका जो वेतन है वो भी कौन निर्धारित करता है भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा इसके वेतन का क्या किया जाता है? निर्धारण। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में आप ध्यान रख सकते हैं इनका जो वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है 2.5 लाख, 2.50 लाख वर्तमान में महान्यायवादी को क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है अभी। उसके बाद वेतन के बाद में इनका हो जाएगा त्यागपत्र। वेतन के बाद में क्या हो जाएगा? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। उसके बाद में आता है आगे जो मुख्य पॉइंट, महान्यायवादी के कार्य क्या होते हैं। तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। राष्ट्रपति जो विधि मामले सौंपते हैं ऐसे विधिक मामलों के ऊपर भारत सरकार को जो सलाह देते हैं वो कौन देते हैं? महान्यायवादी ही देते हैं, क्योंकि वो भारत के सर्वोच्च यानी सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो राष्ट्रपति जो विधि मामले सौंपते हैं उसके ऊपर भारत सरकार को सलाह देने का काम निम्न में से कौन सा अधिकारी करता है? तो वो महान्यायवादी करता है। इस बात का जो उल्लेख है वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) में मिलेगा। अनुच्छेद 76 में इस बात को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विधि मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम करेगा महान्यायवादी। तो पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, ये इसका काम है भाई। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है कौन? महान्यायवादी। तो ये दोनों काम आपको ध्यान में रखने हैं महान्यायवादी के। और इस काम का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 76(3) में। अनुच्छेद 76(3) में इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है महान्यायवादी। और इसके अलावा आपको पता है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत
महान्यायवादी, महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक, संसद की किसी भी बैठक, संयुक्त बैठक, संसद के किसी भी सदन की कोई भी अगर बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है या किसी समिति की बैठक होती है, समिति की बैठक, उसमें क्या कर सकता है भाई, भाग ले सकता है, भाग ले सकता है और विचार प्रकट कर सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये विशेष बात है भाई, क्योंकि ये संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। अगर सदस्य नहीं है तो मतदान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल इसको पूरी छूट है कि संसद के सदन की किसी भी बैठक में, संयुक्त बैठक में, किसी समिति की बैठक में भाग ले सकता है, अपना विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये कहा गया है अनुच्छेद 88 में। और इसके अलावा ये बातें तो आपको ध्यान में ही है भाई। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन बने थे? प्रथम महान्यायवादी, तो प्रथम महान्यायवादी बने थे एम.सी. शीतलवाड़, मोहनलाल चिमनलाल शीतलवाड़ भारत के क्या बने थे? प्रथम महान्यायवादी बने थे। सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इन्हीं का ही था भाई। सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक भारत के क्या रहे? महान्यायवादी रहे। और वर्तमान महान्यायवादी, वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? तो वो ध्यान रखेंगे के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। 2017 से यही हैं, 2021 तक यही रहेंगे भाई। तो ये था आपका महान्यायवादी टॉपिक भाई। कोई विशेष बातें नहीं है, केवल आप किसी भी पदाधिकारी को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले आपको ये क्रम ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर योग्य है तो उसकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद में शपथ होगी, शपथ के बाद में कार्यकाल होगा, कार्यकाल के बाद में उसे वेतन मिलेगा, और जो ही कार्यकाल समाप्त होगा तो अपने पद से क्या देगा? त्यागपत्र देगा। और जो अपने कार्यकाल की समय अवधि है उसके दौरान वो क्या कार्य करेंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। इतना ध्यान हो गया तो कोई भी पदाधिकारी आप भूल नहीं पाएंगे। महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल के रूप में जानते हैं, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है इसको। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो वो महान्यायवादी जाना जाता है। अब देखिए महान्यायवादी की क्या योग्यता है। तो महान्यायवादी वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति द्वारा वही व्यक्ति महान्यायवादी बनाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेगा, यानी इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है भाई। अपने राष्ट्रपति के प्रसाद से ही ये अपने पद पर काम करेगा। 2019 में प्रश्न आया हुआ है कि महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, निश्चित, अनिश्चित, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पहला है। वेतन, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। राष्ट्रपति जो वेतन अवधारित करेगा वही वेतन दिया जाएगा महान्यायवादी को। तो वर्तमान में आपको बताया भारत में जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,50,000 रुपये। तो महान्यायवादी का वेतन भी उनके समान ही है भाई, 2,50,000 रुपये। त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? इस अनुच्छेद 76 जो सब क्लॉज सेकंड है उसमें उल्लेख है महान्यायवादी के कार्य का कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। कौन? महान्यायवादी। और 76(3) में इसके अलग
कार्य है क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का पूरा अधिकार रखता है कौन, महान्यायवादी। उपस्थित हो सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 88 में अलग बात है कि महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन की बैठक में, संयुक्त बैठक में, संसद की किसी समिति की बैठक में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। लेकिन जब मतदान करने की बारी आती है किसी विषय को लेकर, तो वहां पर मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि महान्यायवादी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन बने थे भाई, तो एमसी तलवाड़ बने थे। सर्वाधिक कार्यकाल तक, यानी सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक भारत के महान्यायवादी रहे। और वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है भाई। इनको सेवा विस्तार दिया गया है थोड़ा, 2021 तक ये इस पद पर कार्य करेंगे। वर्तमान महान्यायवादी का नाम क्या है, के वेणुगोपाल। तो वर्तमान आज की क्लास में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री विषय था उसको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद में जो उप प्रधानमंत्री थे उनके बारे में हमने कुछ बातें जानने का प्रयत्न किया है कि उप प्रधानमंत्री क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। और उसके बाद में एक जो प्रमुख पद होता है महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में, उसके कामकाज के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की संसद, लंबा विषय है थोड़ा, लेकिन आने वाली क्लास में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे।